एक पुलिस स्टेशन में पिछले 6 सालों से एक ऐसा मनहूस केस बंद पड़ा है जिसे कभी भी कोई हाथ नहीं लगाता। जो भी उसे हाथ लगाता है उसके साथ कोई न कोई बड़ी अनहोनी जरूर होती है, चाहे वह पुलिस वाला हो, चाहे फिर कैदी हो या फिर कोई भी हो। फाइल छूने के बाद उसे किसी न किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि 6 सालों से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस केस को दोबारा खोल सके। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस कांस्टेबल की, जिसका नाम सैली है। लेकिन उसका असली सपना पुलिस की नौकरी करना नहीं बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना है। वह मेडिकल लीव लेकर दिन रात कहानियां लिखता रहता है और एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर तक चक्कर काटता रहता है। लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, तुम्हारे किरदार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहानी में कोई दम नहीं है। ऐसे ही लगातार रिजेक्शन के बाद सैली का हौसला धीरे धीरे टूटने लगता है और आखिरकार वह मजबूरी में फैसला करता है कि वह दोबारा से पुलिस की नौकरी करेगा। मेडिकल लीव खत्म करके वह यूनिफॉर्म पहनता है और वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नौकरी के पहले दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह अनजाने में उसी श्रापित फाइल को छू लेता है जिसे पिछले 6 सालों तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। सच कहूं तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बेहद शानदार है और मलयालम सिनेमा एक बार फिर से अपनी अनोखी सोच और जबरदस्त कहानी के साथ हम सभी को चौंकाने वाली है। तो इस मूवी को देखकर बताना कि आपको यह कहानी कैसे लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो अब शुरू करते हैं इसकी असली कहानी। फिल्म की शुरुआत हमारे हीरो सैली से होती है। सैली एक पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन उसका मन कभी इस नौकरी में लगा ही नहीं। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वह एक दिन मलयालम इंडस्ट्री का डायरेक्टर बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह मेडिकल लीव लेकर लगातार नई नई कहानियां लिखता रहता है और अलग अलग प्रोड्यूसर के पास जाकर उनकी स्क्रिप्ट सुनाता है। लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। इसी दौरान हमें उसकी पत्नी भी दिखाई जाती है जो एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी में नौकरी करती है। पूरे दिन रात मेहनत करने के बाद जब वह घर लौटती है तो सबसे पहले सैली से पूछती है कि आज प्रोड्यूसर से मुलाकात कैसी रही। सैली मायूस होकर बताता है इस बार भी उसकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया गया। यह सुनकर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और समझाती है, कब तक एक सपने के पीछे भागते रहोगे जो पूरा ही नहीं हो रहा। हमारे परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, अब इसलिए इन कहानी को छोड़कर वापस अपनी पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लो। पत्नी की बातें सुनकर सैली भी सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह नौकरी पर वापस नहीं गया तो उसके परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उसकी गुस्सा और निराशा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सारी कहानियां जलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी समय रहते ही उसे रोक लेती है। वह कहती है, मैंने सिर्फ कहानियां छोड़ने के लिए कहा है, उन्हें खत्म करने को नहीं। क्या पता एक दिन तुम्हारी कहानी सच में जिंदगी बदल दे। अब अगले दिन मेडिकल लीव खत्म होते ही पुलिस स्टेशन में सैली दोबारा पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि मजाक से होता है। स्टेशन के लगभग सभी पुलिस वाले उसे देखकर ताने मारते हैं, देखो देखो डायरेक्टर साहब आ गए। तो कोई यह कह के मजाक उड़ाता है कि आज किस प्रोड्यूसर ने तुम्हारी कहानी रिजेक्ट कर दी। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। दोस्तों, इस कहानी को देखकर मुझे वारंट सीरीज की याद आ गई, जिसमें बेचारा करूपा जैसे पुलिस स्टेशन में आया करता था उसका भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उसने आखिरी में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर पुलिस स्टेशन के सभी लोग हैरान रह गए। अब देखना यह है कि सैली भी क्या कुछ ऐसा ही कर पाता है। बाकी अगर आपने वारंट सीरीज नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे खत्म करने के बाद आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम कहानी पर वापस आते हैं। सैली का सभी मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन सैली मजबूरी में सब कुछ मुस्कुराकर सह लेता है। इसी तरह उसकी जिंदगी फिर से पुलिस स्टेशन और घर के बीच चलने लगती है। एक दिन ड्यूटी के दौरान पुलिस स्टेशन में एक शिकायत आती है। पास के इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया है। शिकायत यह होती है कि सामने वाले घर में रहने वाला एक बुजुर्ग खुले में पेशाब कर रहा था और यही चीज वहां की महिलाओं को असुरक्षित महसूस करवाती है। मामला सुलझाने के लिए सैली वहां पर पहुंच जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि उस बुजुर्ग का एक पैर टूटा हुआ है। वह बिल्कुल अकेला रहता है, शायद कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है और हो सकता है इसी मजबूरी में वो ऐसा करता होगा। लेकिन इससे पहले ठीक से सैली उससे बात कर पाता, अचानक वह बुजुर्ग आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास के लोग तुरंत ही मदद के लिए वहां पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
उस बुजुर्ग की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस टीम पूरी पहुंच जाती है। अब क्योंकि घटना पर पहले से ही सैली मौजूद था तो इसलिए पूरा का पूरा शक उसी के ऊपर चला जाता है। बिना सच्चाई जाने उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। हालांकि सैली को निर्दोष साबित कर दिया जाता है, लेकिन विभाग उसे उसी स्टेशन में रखने के बजाय दूसरे स्टेशन में ट्रांसफर करा देता है। अब सैली एक नए पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है और यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। इस पुलिस स्टेशन में एक ऐसा केस रखा हुआ था जिसे पिछले 6 सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। पूरे पुलिस स्टेशन में यह बात मशहूर थी और कोई भी उस फाइल को नहीं छूता था। उस फाइल को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखा गया था, लेकिन सैली को इस श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद उसका सीनियर अफसर उससे कहता है कि अलमारी में एक केस रखा है, जरा जाकर उसे लेकर आओ। तो सैली बिना सोचे समझे अलमारी खोल देता है और उसी रहस्यमयी फाइल को हाथ में उठा लेता है। फाइल पर लगा कपड़ा देखकर वह हैरान हो जाता है और अपने सीनियर से पूछ लेता है। तभी उसका सीनियर जब यह सब देखता है तो वह गुस्से में चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने उस फाइल को हाथ कैसे लगाया। लेकिन बेचारे सैली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अनजाने में वह किस मुसीबत को अपने सर पर ले लिया है। तभी पुलिस स्टेशन के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। बिना समय गवाए सैली और एक दूसरा पुलिस अफसर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आया पुलिस वाला सैली से कहता है कि यह हादसा यूं ही नहीं हुआ, जिस केस को तुमने हाथ लगाया है उसी की वजह से यह सब शुरू हुआ है। यह सुनकर सैली हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ एक फाइल छूने से ऐसी मुसीबत कैसे आ सकती है। तब वह पुलिस अफसर बताता है कि वह फाइल पिछले 6 सालों से स्टेशन में बंद पड़ी है और पूरे इलाके में उसे श्रापित माना जाता है। जिसने भी उसे छुआ उसके साथ कोई न कोई भयानक घटना जरूर हुई। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि वह फाइल बिना खून की कीमत लिए किसी को नहीं छोड़ती। इतने में ही एम्बुलेंस में पड़े घायल व्यक्ति के मुंह से अचानक तेजी से खून निकलने लगता है। उसके खून के छींटे सीधे सैली की यूनिफॉर्म पर आकर गिर पड़ते हैं। यह देखकर पुलिस वाला घबराकर कहता है, देखा मैंने कहा था ना, यह फाइल बिना खून लिए नहीं छोड़ती। लेकिन सैली अभी इस बातों को अंधविश्वास मानता है। लेकिन धीरे धीरे उसे भी महसूस होने लगता है कि जिस पल से उसने उस फाइल को छुआ है उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। स्टेशन में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी हैं। अब स्टेशन के सारे कर्मचारी सैली को ही इस परेशानी की वजह मानने लगते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसी रात खबर मिलती है कि पास के गांव में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव की निगरानी के लिए सैली और एक अन्य पुलिसकर्मी को वहां पर भेजा जाता है। रास्ते में वह पुलिसकर्मी उसी फाइल के बारे में सैली को सब कुछ विस्तार में बताने लगता है। सैली उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और उसे यह कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। उसे लगता है कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और अगले ही दिन वो इस कहानी को लेकर प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। इस बार सैली सिर्फ इंट्रो ही सुनाता है और इंट्रो में ही वो प्रोड्यूसर प्रभावित हो जाता है और तुरंत उसे 1 लाख रुपए एडवांस दे देता है। ये सुनते ही सैली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि इस कहानी को और भी दमदार तरीके से आगे बढ़ाना। वह सोचता है कि अगर इस केस की असली सच्चाई पता चल जाए तो उसकी फिल्म और भी शानदार बन सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस फाइल में यह सारी जानकारी मिलेगी लोग उसे छूने से डरते हैं। शुरुआत में वो बिना ही फाइल खोले कहानी लिखना शुरू कर देता है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ पाती। अब आखिरकार वह फैसला करता है, जो होगा देखा जाएगा। एक रात ऐसा मौका आता है जब लगभग पूरा पुलिस स्टेशन खाली होता है। सैली चुपके से अलमारी खोल लेता है और उस श्रापित फाइल को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वह फाइल खोलने की कोशिश करता है, अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। एक पल के लिए उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि कहीं लोगों की बातें सच तो नहीं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके फाइल को खोलता है और मोमबत्ती जलाकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। और यहीं पर एक छिपकली उसे बार बार दिखाई देती है। देखने में यह सीन मामूली लगता है, लेकिन पूरी कहानी का इस छिपकली का बहुत ही अहम रोल है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस रहस्यमय केस के पीछे उस छिपकली का कोई गहरा नाता है। सैली अभी फाइल को पढ़ना शुरू करता है
तभी अचानक एक पुलिस अफसर एक चोर पकड़कर स्टेशन ले आता है और कहता है इसे लॉकअप में बंद कर दो। सैली घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस फाइल के साथ पकड़े। जैसे तैसे वह खुद को सामान्य दिखाता है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं होती, इसलिए बाकी पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में नहीं रुकते। वह चोर को बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लॉकअप में बंद चोर शौचालय जाने की जिद करने लगता है। मजबूरी में सैली उसे वॉशरूम में कर लेकर चला जाता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस फाइल को अभी अभी उसने खोला था उसमें अचानक आग लग चुकी थी। देखते ही देखते पूरी फाइल जलकर राख हो जाती है। सैली समझ नहीं पाता आखिर यह सब कैसे हुआ। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अगर उसके सीनियर को यह बात पता चली तो वह उसे नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। अब सैली के सामने दो बड़ी मुश्किलें थी। पहली तो ये, बिना केस की सच्चाई जाने वह पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखेगा। दूसरी ये, अगर जली हुई फाइल का राज किसी को पता लग गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घबराहट में वह जली हुई फाइल के सारे टुकड़े उठाता है और उसे समेटकर डस्टबिन में डाल देता है। फिर कुछ A4 शीट लेकर उन्हें फाइल की तरह बांध देता है और उस लाल कपड़े में लपेटकर वापस अलमारी में रख देता है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर खाए जा रहा था। घर पहुंचकर वह पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है जिस श्रापित केस की फाइल को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, वही फाइल मैंने आज निकाल ली और अब वह जलकर खत्म हो गई है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, शायद कुछ बुरा ना हो और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हालात इसके बिल्कुल उल्टा होने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में पुलिस स्टेशन में एक के बाद एक नई समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाया करता था तो किसी के साथ अनहोनी हो जाया करती थी। पूरे पुलिस स्टेशन के लोग साफ तौर पर सैली को इन घटनाओं का जिम्मेदार मानने लगते हैं। उनका कहना होता है कि पिछले 6 सालों से किसी ने भी उस फाइल को हाथ नहीं लगाया था और इसलिए सब कुछ शांत था। और जैसे ही सैली ने उस फाइल को छुआ, पूरा का पूरा माहौल बदल गया। हालांकि सैली अभी भी इन सभी को अंधविश्वास मानता है और इन सब पर कुछ भी यकीन नहीं करता है, लेकिन उसके दिमाग में अब ये बात घूमने लगती है कि 6 साल पहले इस केस की जांच आखिर किस अफसर ने की होगी। अगर वो उस अफसर को ढूंढ ले तो सारी कहानी का सच पता लग जाएगा। यही सोचकर वह जांच आगे बढ़ाता है और उस पुलिस अफसर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें पता चलता है इस रहस्यमय केस का सबसे अहम किरदार कीर्तन नाम की एक लड़की है, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और पूरा केस अधूरा रह गया था। उसी लड़की की केस फाइल पिछले 6 सालों से स्टेशन में बंद पड़ी थी। सैली आखिरकार उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तक पहुंच जाता है जिसने कभी इस पूरे केस की जांच की थी। अब वह नौकरी छोड़ चुका होता है। सैली उसके घर पहुंचता है और देखते ही वह बुजुर्ग मुस्कुरा पड़ता है और पूछता है, क्या बात है बेटा, अपना भविष्य जानने आए हो? क्योंकि अब वह रिटायर्ड ऑफिसर तोते वाला ज्योतिषी बन चुका था। सैली उस रिटायर्ड ऑफिसर से कहता है, नहीं सर, मैं ज्योतिषी दिखाने नहीं आया हूँ। मेरा नाम सैली है, मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ। करीब 6 साल पहले आपने जिस केस की जांच की थी, उसी केस की फाइल आज भी हमारे पुलिस स्टेशन में रखी हुई है। मैंने अनजाने में उस फाइल को छू लिया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में लगातार एक के बाद एक घटनाएं शुरू हो गई। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ भी याद हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। सैली की बातें सुनने के बाद रिटायर्ड अफसर धीरे धीरे पुराने केस की सच बताना शुरू कर देता है। वह बताता है उस केस में कीर्तन नाम की एक लड़की की मौत हुई थी। करीब 6 साल पहले उसकी लाश एक रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। पुलिस ने जैसे ही लाश को देखा वह तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाद में उसके माता पिता को सौंप दिया गया और उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन जितनी बार वे इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती कि जांच आगे नहीं बढ़ पाती। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने यह केस छोड़ दिया और आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि कीर्तन की मौत हत्या थी या आत्महत्या। यही सवाल उस केस को आज भी उलझाए पड़ा है। इतना सुनने के बाद सैली कहता है, सर आपने जो जानकारी दी वही मेरे लिए बहुत बड़ी लीड है। और सैली पूछता है, क्या आपने उस समय कोई अपने लिए नोट बनाया था? अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे काफी मदद मिल जाएगी। रिटायर्ड ऑफिसर काफी देर सोचने के बाद अपनी एक पुरानी नोटबुक निकालता है और सैली को दे देता है। अब सैली उसी नोट के सहारे अब केस की कड़ियां जोड़ना शुरू कर देता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि कीर्तन एक लड़के से प्यार करती थी। सैली सबसे पहले उसी लड़के को ढूंढने के लिए गाँव पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक चौंका देने वाली बात पता चलती है।
जिस लड़के से कीर्तन प्यार करती थी उसकी भी मौत हो चुकी है। अब सैली के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो दोनों की लगभग मौत एक ही समय पर कैसे हुई। अब उसे समझ आ जाता है इन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा हुआ है। उधर पुलिस स्टेशन में पहले से ही सैली के खिलाफ माहौल बना हुआ था। सबको यही लगता था जिस दिन से सैली ने उस श्रावित फाइल को हाथ लगाया है तभी से सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं। इसी वजह से उसे सस्पेंड करवा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सैली इस फैसले से टूटने की बजाय खुश होता है। अब उसके पास नौकरी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वह पूरे समय इस रहस्यमय केस की जांच करना शुरू कर देता है। हालांकि घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उसे जमकर डांटती है और कहती है, एक नौकरी भी ठीक से नहीं कर सकते तुम, बार बार सस्पेंड होकर आ जाते हो। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। लेकिन सैली अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता और पूरा दिमाग सिर्फ अपने केस पर उलझाता है। जांच आगे बढ़ाते हुए उसे पता चलता है कि कीर्तन के प्रेमी का एक बहुत करीबी दोस्त भी था। सैली तुरंत उस दोस्त से मिलने पहुंच जाता है। काफी तलाश के बाद आखिरकार सैली को उसके बारे में पता चल जाता है। जब सैली कीर्तन और उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो लड़का सारा कुछ बताना शुरू कर देता है। वह बताता है कीर्तन अकेली नहीं थी, उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम कीर्ति था। अगर इस केस का पूरा सच जानना है तो कीर्ति से मिलना ही होगा। यह सुनते ही बिना सैली देर किए कीर्ति के पास पहुंच जाता है। कीर्ति बताती है, हाँ, कीर्तन और वह लड़का सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन लड़के के जन्मदिन पर दोनों साथ बाहर गए थे। लेकिन उस दिन अचानक खबर मिली कि ट्रेन हादसे में दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। इतनी जानकारी मिलने के बाद सैली खुद उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां 6 साल पहले वह हादसा हुआ था। उसे उम्मीद होती है कि शायद इतने साल बाद कोई छोटा सुराग मिल जाए। वह पूरे पुलिस स्टेशन को ध्यान से खंगालता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वह हार नहीं मानता और केस की गहराई से जांच करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सैली इस केस में इतना डूब जाता है कि उसके व्यवहार में बदलाव होने लगते हैं। वह खुद से बातें करने लगता है, घंटों घंटों खोया रहता है। कभी उसे बेचैनी होने लगती है। सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद अब सैली मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है। लेकिन यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में सैली पागल नहीं हुआ था। जिस दिन उसने उस श्रापित केस की फाइल खोला था उसी दिन कीर्तन की आत्मा उसके शरीर से जुड़ चुकी थी। सैली इस बात से खुद भी अनजान था। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत उसे इस केस की तरफ बार बार धकेल रही है। इसी बीच वह केस की जांच में पूरी तरह डूबा होता है। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है। वह घबराकर बताती है उनकी बेटी का हाथ टूट गया है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। सैली फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उसकी पत्नी गुस्से में उस पर बरस पड़ती है और कहती है, तुम्हें हमेशा अपनी फिल्म और अपने केस की पड़ी रहती है, तुम्हारे पास परिवार और बेटी के लिए समय नहीं है। सैली चुपचाप उसकी बातें सुन लेता है। लेकिन बाद में घर लौटने के बाद उसकी हालात और भी ज्यादा अजीब होने लगती है। उसे ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था। असल में यह सब कीर्तन की यादें थी जो अब तक उसके भीतर उभरने लगी थी। लेकिन सैली को लगता था कि शायद वह मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है। उसकी पत्नी भी यही समझाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कई बार मेडिकल चेकअप होते हैं लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी असामान्य नहीं निकलता। दूसरी तरफ सैली दिन ब दिन भावनात्मक रूप से टूटता जा रहा था। कई बार अचानक किसी अजीब तरह के वह ट्रांस में चला जाया करता था जहां उसे आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होता। इन्हीं ट्रांस के पलों में जैसे कीर्तन की आत्मा सैली को धीरे धीरे उस सच्चाई की तक पहुंचाने लगती है जिसे वह खुद अपने मुंह से बता नहीं सकती थी। और यहीं से फिर से वह छिपकली सामने आती है। फिल्म में यह छिपकली सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कहानी को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। उसी के जरिए सैली को कीर्तन की जिंदगी की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। असल में उस दिन कीर्तन अपने प्रेमी का जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ गई थी। जन्मदिन की सारी खुशियां खत्म होने के बाद उसका प्रेमी उससे कहता है, एक अपार्टमेंट का केस चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी हाथ लग गई तो वह अपने घर वालों से रिश्ते की बात करेगा, दोनों फिर शादी कर लेंगे और अच्छे से जिंदगी सेटल करेंगे। इतना कहकर वह कीर्तन को बाहर इंतजार करने के लिए बोलता है और खुद अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कीर्तन का बॉयफ्रेंड वापस आता है तो वह खुद अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। घबराने के बावजूद वह सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में उस लाश की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी अचानक ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड नीचे गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर कीर्तन बुरी तरह टूट जाती है।
अब उसे समझ आ जाता है कि उस अपार्टमेंट में मौजूद कुछ लोग हैं जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत ही वहां से भाग निकल पड़ती है। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया था जो वह तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन अपार्टमेंट के गुंडे उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। मौका मिलते ही वह लोहे की रॉड से कीर्तन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसकी लाश रेलवे ट्रैक के किनारे ही फेंक दी जाती है ताकि पूरी घटना ट्रेन हादसा दिखाई दे। पूरी सच्चाई जानने के लिए कीर्तन अपनी आत्मा के जरिए सैली तक पहुंचती है। सैली यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अब दोनों को यह बातें समझ आ जाती है कि कीर्तन के साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था, उन हत्यारों तक पहुंचा कैसे जाए। अब कीर्तन की आत्मा सिर्फ सच्चाई दिखा सकती थी, लेकिन असली अपराधियों का सामना करना सैली का काम था। तभी उसे याद आता है कि आखिर वह अपार्टमेंट कौन सा था। वह सीधे अपार्टमेंट के मालिक के घर पहुंच जाता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पता है, इस हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरा मामला पुलिस के सामने खोल दूंगा। घबराहट में अपार्टमेंट का मालिक उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही सैली पैसे लेकर बाहर निकलता है तभी मौजूद पुलिस अधिकारी उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है और सैली को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में वह बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि उसने रिश्वत नहीं ली थी, बल्कि हत्यारों तक पहुंचने के लिए यह सब जाल बिछाया था, लेकिन उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। दूसरी तरफ पैसों के दम पर अपराधी पूरे मामले को पलट देते हैं। वे सैली को मानसिक अस्थिर बता देते हैं और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। अस्पताल में भी सैली बार बार यही कहता रहता है, वह पागल नहीं है, उसने जो कुछ किया सिर्फ हत्यारे को बेनकाब करने के लिए किया था। वह एक भरोसेमंद कांस्टेबल से विनती करता है कि उसे सिर्फ एक मौका दिया जाए, वह पूरे केस की सच साबित करके दिखाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। आखिरकार उसे शांत करवाने के लिए बेहोशी की दवा दे दी जाती है। बेहोशी के दौरान कीर्तन की आत्मा एक बार फिर से उसे एक सुराग देती है। वही रहस्यमय छिपकली फिर से उसे दिखाई देती है। सैली को रास्ता दिखाई देता है। छिपकली अपार्टमेंट के बाहर बने एक कमरे की तरफ जा रही थी और वहां से नीचे बने अंडरग्राउंड हिस्से में इशारा कर रही थी। अचानक सैली की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही वह जगह है जहां उसे पूरे सच का सबूत मिलेगा। सैली किस तरह वहां से निकलता है और उसी कांस्टेबल से आखिरी बार मदद मांगता है। इस बार वह उसकी बात मान लेता है। दोनों तुरंत पुलिस टीम के साथ अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। सैली बाहर बने उस कमरे की खुदवाई करवाता है। कुछ देर बाद जमीन के अंदर से कंक्रीट में दबा हुआ एक शव बरामद होता है। शव को तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट सामने आते ही पूरा मामला साफ हो जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कीर्तन के प्रेमी की होती है। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत आ चुका था। इससे यह भी साबित हो जाता है कि कीर्तन और उसके प्रेमी दोनों की गैंग हत्या की गई थी। पुलिस तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। करीब 6 साल बाद आखिरकार कीर्तन और उसके प्रेमी को इंसाफ मिल जाता है। मीडिया में यह मामला सुर्खियों तक छा जाता है। हर जगह इस केस की चर्चा होने लगती है। उधर सैली का भी सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। जिस रहस्यमय केस ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी, उसी पर वह अपनी पहली फिल्म बनवाता है। फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट साबित होती है। उसकी सफलता इतनी बड़ी होती है कि अब प्रोड्यूसर बिना कहानी सुने अगली फिल्म के लिए एडवांस दे देता है। सैली गर्व से अपनी पत्नी से कहता है, आखिर उसका वर्षों का सपना पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में मेकर्स इसका दूसरे पार्ट के लिए एक जबरदस्त झलक दिखाते हैं। पता चलता है कि कीर्तन की आत्मा अभी पूरी तरह सैली का साथ नहीं छोड़ी है। वह आगे भी सच्ची घटना के जरिए उस कहानी को और भी आगे ले जाएगी। यानी सैली की जिंदगी में रहस्य का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सच बताऊं तो यह कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार था और उससे ज्यादा शानदार इसका क्लाइमैक्स था। कहानी हमें आखिर तक बांधे रखती है और हर बार ट्विस्ट आपको चौंका देता है। अगर आपको यह मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने एक इमोशनल स्टोरी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था कदेसी व्यवसायी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।